अहमद साहब, नेपाल में जो हुआ उसको आप किस तरह देखते हैं? करप्ट पॉलिटिकल रिजीम के खिलाफ जिस तरह नौजवान बाहर निकले, उसको आप किस तरह इंटरप्रेट या एनालाइज करेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट में? देखें, हमारा नेपाल के साथ जो रिलेशन है उसको हम जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब ये इंडिया के साथ अब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो फॉरेन पॉलिसी पावर प्रोजेक्शन थी पूरे खत्ते के अंदर, वो ऑपरेशन सिंदूर का जो इन्होंने ड्रामा किया और फिर उसके बाद ऑपरेशन मार के हक और बुनियानुल मरसूस में जो हमने इनको जवाब दिया, उसके बाद से वो प्रोसेस बहुत एक्सपेडाइट हो गया है। वो ठीक है। जंग जो थी बिहाइंड द सीन्स बहुत तेज हो गई है। नेपाल के अंदर इस वक्त जो हो रहा है उसमें आपको बहुत ज्यादा इंडियन फुटप्रिंट नजर आएगा, इंडियन इंटेलिजेंस अच्छा, का आपको लगता फुटप्रिंट। है कि वो कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है स्टूडेंट्स की, उसमें इंडिया बैक्ड मूवमेंट थी ये? देखिए कामरान भी, उसमें वो जो मूवमेंट थी उसकी रियलिटी अपनी जगह पे ठीक है। मौजूद है। जो रजीम के खिलाफ, जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट थे, फिर उनके जो नेपोटिज्म के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे पिछले 4-5 माह से, वो अपनी जगह थे। सोशल मीडिया पे बैन अपनी जगह मौजूद था। लेकिन होता यह है कि जब इस तरह का अनरेस्ट क्रिएट होता है तो बहुत सारे आउटसाइड प्लेयर्स आ जाते हैं जो फिर फायदा उठाते हैं बिल्कुल ठीक। सिचुएशन। तो अब होगा ये कि आने वाले दौर में हमें चंद दिन, चंद हफ्ते वेट करना पड़ेगा कि नेपाल के अंदर सिचुएशन क्या इमर्ज करे। अभी जो ओली प्राइम मिनिस्टर, ओली की गवर्नमेंट थी, ये बहुत सख्त खिलाफ थी इंडिया के। इसने राम मंदिर वाले वाकये की बात हो या एससीओ बिल्कुल ठीक। कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी रिसेंटली हिमालयाज के लियो ले जो पास था उसके ऊपर स्टेटमेंट हो, तो ये इंडिया को ये गवर्नमेंट पसंद नहीं थी। अब ये गवर्नमेंट रिमूव हो गई है। अब देखने कि इसके मुकाबले में कौन सा पैरेलल सेटअप एक आएगा। मुझे सवाल और बता दीजिए, मिडल ईस्ट सिचुएशन में पाकिस्तान की कोई सिग्निफिकेंस है कि बहुत पाकिस्तान को ज्यादा, रोल प्ले कर सकता है? बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस कैसे? है पाकिस्तान ने अभी ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। अच्छा। मिडिल ईस्ट के अंदर आप अभी देखेंगे कि जब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हुई हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स अब आएंगे मिडिल ईस्ट को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए। तो आप वो एक रेस अभी आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अच्छा, आपको लगता इक्वेशन। है कि पाकिस्तान से इस तरह सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से एक सिक्योरिटी अलायंस में है, विच इज़ नॉट इवन प्रॉब्ली डॉक्यूमेंटेड, इस तरह आपको लगता है मैं कतर भी कर सकता है पाकिस्तान के साथ? मैं वही आपसे अर्ज नहीं, इसमें और बहुत सारे प्लेयर्स इंवॉल्व होंगे। जब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली चाइना भी ये इंवॉल्व बड़ा होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रशिया भी चाइना भी कर इंवॉल्व सकता है, होगा। चाइना रशिया, जी, बिल्कुल। और मैं, हमारा दिल धड़कता है मुसलमान उम्मत के साथ। हम मिडिल ईस्ट का नहीं, क्राइसिस ये हम आपने सब। बड़ा पॉइंट पॉइंट बताया कि अमेरिका अगर के ऊपर रिलाय ना कर सके मिडल ईस्ट इसराइल के हमलों से, तो फिर चाइना रशिया की तरफ भी मिडल ईस्ट जा सकता है। और बहुत सारे और ममालिक भी। अच्छा, ये आपने बड़ी मतलब नॉर्थ कोरिया भी उसमें तो हो सकता है फिर? बहुत सारे ममालिक हो सकते हैं। अब तो ओपन फील्ड है ना, जहां जहां अमेरिका अपना पावर इन्फ्लुएंस लूज करता जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरे ममालिक घुसते और चले आपको जाएंगे। लगता है तो कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा है? और अगर कर रहा है तो क्या ट्रंप की वजह से कर रहा है, या ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल ऐसी है कि इसराइल को कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कंट्रोल नहीं कर सकता? दोनों दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स हैं जो ओवर डिपेंड, इसराइल के साथ जो अमेरिका की ओवर जो ये जो प्रॉक्सिमिटी है वो अमेरिका को भी इस वक्त इफेक्ट कर रही है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अमेरिका इस वक्त इसराइल का बोझ उठाने के काबिल नहीं है जो पिछले 70 साल वो उठाता रहा है। ठीक। अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो वॉर ऑन टेरर 2001 के वक्त था। अमेरिका भी एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। सो इक्वेशन भी चेंज हो रही है, दुनिया के राइजिंग हालात। कौन है, चाइना एंड रशिया? देखें, पोल्स जो हैं, दुनिया इसमें राइज नहीं होगा, इसमें दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ आ रही है। एक मल्टीपल सुपर सेटअप जब पावर्स, चेंज, ठीक। जी, एक सेटअप जब चेंज होता है, जिसको कॉन्डोलीजा राइस अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था, दीज आर बर्थ पैंग्स ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन जो मिडिल ईस्ट के अंदर इमर्ज हो रहा है। तो सिचुएशन चेंज हो रही है। तो इसमें तो फिर पाकिस्तान ने जो रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे रखे हुए हैं, चाहे अमेरिका लाइक करे या लाइक ना करे, वो सही स्ट्रेटजी है हमारी फिर? बिल्कुल ठीक, हमारी आइडियल इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है। और मैं यहां तक भी कहूंगा कि पिछले फॉर द पास्ट 70 ईयर्स इससे बेहतर बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की पाकिस्तान की नहीं आई। आप जिससे जितना इंडिया को भी मर्जी। बहुत प्रेशर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। बहुत जी शुक्रिया बिल्कुल ऐसे ही। अहमद हसन अरबी, आपसे वक्त वक्त दोबारा भी बात करते रहेंगे। आपने इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर हमें बताया, अमेरिका से ताल्लुकात भी बताया। मुझे थोड़ा अहमद साहब बताइएगा कि सऊदी अरब जो है उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त? सऊदी अरब को तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी अम्ब्रेला पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से भी, और पाकिस्तान भी उनकी, हमारे यहाँ के एक्स आर्मी चीफ ट्रेंड कर रहे हैं उनकी फ़ौज यमन वगैरह जिसके लिए भी, लेकिन हम उनको मक्का और मदीना के लिए ऑब्वियसली सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करते हैं। सऊदी अरब कहाँ स्टैंड करते? सऊदी अरब भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी मिडिल ईस्ट में।
देखें अभी सिचुएशन जो है वो बहुत वॉलेटाइल है। देखें मिडल ईस्ट के अंदर जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने, तभी जो सऊदीज पावर कॉरिडोर से उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मौजूद थी कि अगर अमेरिका इसराइल को ईरान पे अटैक करने से नहीं रोक सका तो सऊदी अरब पे अटैक करने से कैसे रोकेगा। और फिर अब ये जो यही पॉइंट। कतर वाला जब मामला हुआ है तो उसके बाद आपने देखा सऊदीज ने खुल के कतर को सपोर्ट किया, और अभी भी सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशंस चल रही हैं नहीं, कि अभी मिडल मोहम्मद बिन सुलमान कर रहे थे अपनी शूरा से खिताब, तो वो कह रहे हैं हम तो मानते नहीं जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है, कतर के ऊपर जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है अटैक की। जी बिल्कुल। तो अब इस सारी सिचुएशन में आप ये देखें कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली इसको बहुत हार्श अल्फाज में कंडेम किया इसराइल के अटैक को, और अमेरिका को निशाना बनाया क्रिटिसिज्म का। सरगे लेवरॉफ जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है उसने भी यही सेम लाइन ली। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ये बात वाजे हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल को दूसरे मुल्कों पे अटैक करने से सिर्फ और सिर्फ हार्ड पावर है जो रोक सकती है। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमान कंट्रीज के पास स्ट्रांग आर्मी, स्ट्रांग मिलिट्री, स्ट्रांग एयरफोर्स नहीं है। आपने देखा टर्की अभी तक बचा हुआ है मिडिल ईस्ट के एज। क्यों? क्योंकि उसके पास फौज है रिटेलिएट करने के लिए, इसी वजह से अभी तक वो बचा हुआ है। तो बाकी अब ये सारे ममालिक देख रहे हैं कि दुनिया में कौन से ट्रस्टेड पार्टनर्स ऐसे हैं कि इफ द पुश कम्स टू शव तो हम उनकी सिक्योरिटी गारंटी या सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जा सकें। और ये जो मिडिल ईस्ट है हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए इस क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये बहुत बोल्ड बात आपको लगेगी, लेकिन हर मुल्क अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिडिल ईस्ट के पास बहुत ज्यादा ऑयल है, बहुत ज्यादा पैसा है, सिक्योरिटी गारंटीज दे के पैसा अमेरिका भी इसी तरीके से मिडिल ईस्ट से एक्सट्रैक्ट करता रहा है। आपका पॉइंट आ गया। क्विकली बजर साहब, आपके ख्याल में अगर सऊदी अरब को शिफ्ट करना हुआ अपना टिल्ट, वो चाइना रशिया की तरफ जाएगा या पाकिस्तान या इन तीनों के साथ ही जाएगा? अमेरिका से शिफ्ट करना हुआ अगर। देखिए कामरान, पिछले चंद सालों में जो सबसे मेजर डेवलपमेंट मिडल ईस्ट में हुई वो ये हुई थी कि चाइना ने ईरान और जो है सऊदी अरब की दोस्ती करवाई। ठीक है। और सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने की कोशिश की। तो चाइना जो है वो एक बड़ी इमर्जिंग पावर है। चाइना का जो बड़ा डिसाइसिव रोल होगा, ये जो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा अगर बढ़ता है जिस तरह नज़र आ रहा है कि इजराइल बिल्कुल ऑल आउट